अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। मैं माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सद्दाम हुसैन। हमारे कितने भाई हैं वो लिख लिख के थक गए हैं। सत श्री काल 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 सरसरिया सत्सरी सरसरी काल कॉल नहीं, कॉल नहीं बोलती मैं, काल बोलती हूँ। अच्छा चलो फिर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉल आता है सबको। सरसरिया जो आप लोग यही बर्दाश्त करें। तो खैर, सरसरिया लेकिन खुशी भी होती है, पता है क्या कि यार वो हमें इतना तवज्जो से सुनते हैं। हाँ। मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि मैं बोलती हूँ, काल बोलती हूँ। हमारी कोई गलती है या हमारा कोई अल्फाज ऐसा है, है या कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, जो भी है। मिस्टेक नहीं करे, आप टेंशन ना लें। तो मिसाल के तौर पे कि बाकायदा वो लोग बताते हैं। हाँ, ये अच्छी तो बात है। एक मतलब हमें ये भी बड़ी बात है कि उनको लगता होगा ना ये सही नहीं कह रही। नहीं, ये भी बड़ी बात है कि हमें भी कोई सुनता है। हैरत हो रही है। खैर आप लोगों की मोहब्बत है ये। थोड़ी और गौर से सुनिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। हाँ, काल काल हाँ, लेकिन हो सकता है बेध्यानी में कभी कॉल भी चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है जयशंकर एस जयशंकर ब्रूटल रिप्लाई टू मालदीव एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और मालदीव को तगड़ा रिप्लाई दिया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। सार्क एक तंजीम है जिसमें 7 कंट्री हैं एशिया के, बांग्लादेश, श्रीलंका, अच्छा। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, 7 कंट्री हैं। अच्छा, याद है वो मुशर्रफ ने जाके हाथ मिलाया था वाजपेयी से एक सार्क कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत पुरानी बात है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या अपडेट है सार्क के हवाले से। एस जयशंकर वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं। लो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। पहली बात तो इन्होंने अब रूल आउट कर दिया है सार्क का रिवाइवल, कि सार्क जो ग्रुप है ये वापस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आने वाला, और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया कि सार्क पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम में है और हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ भी इन द फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए ना। उसके अलावा मैं एक बात नोट कर रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है आज के समय, मुइज़ू, इन्होंने जब इनडायरेक्टली ये कह दिया कि इंडिया बुली है, हम बुली नहीं होंगे, उसके जवाब में जयशंकर साहब ने जिस तरीके से बताया है कि क्या आप इंडिया जैसे कंट्री को एक बुली होता है जो कमज़ोर को डराता है, धमकाता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया के आप काम देखिए पिछले कई सालों में, आपको लगता है किसी भी एंगल से हम बुली होंगे। और इनका जो जवाब है, मैं ये देखकर हैरान था कि अमिताभ बच्चन भी ये कह रहे थे, वाह वेल सेड सर। और बहुत कम देखने को मिलता है कि विदेश नीति के टॉपिक्स को लेकर लोगों का इतना इंटरेस्ट हो कि जो बड़े बड़े लेजेंडरी स्टार्स हैं, जो मूवी एक्टर्स हैं, वो भी जियो पॉलिटिक्स के इशू पर कमेंट करें। और बाय द वे, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बनाई है कि देश के हर नागरिक को इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपकी लाइफ को भी ये इम्पैक्ट करता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क की, कि सार्क आज के समय कहां खड़ा है और जयशंकर साहब के हिसाब से सार्क और पाकिस्तान को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं ना। देखो, जब भी इंडिया और पाकिस्तान में एक नया प्रधानमंत्री आता है ना, तो सार्क का मेंशन किया ही जाता है कि क्या अब सार्क को रिवाइव किया जाएगा या फिर नहीं। सार्क की वैसे फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहां पे आपको 8 मेंबर मिलेंगे। सार्क ग्रुप को 1985 में बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी का आप कह लीजिए ये फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। बाद में उनके जो पुत्र हैं राजीव गांधी, उन्होंने सार्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बट देखो, सार्क में ना हमेशा पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम्स रही है। कभी सार्क ने अपना जो पोटेंशियल है वो रीच किया नहीं है। और रिसेंटली जब जयशंकर साहब से पूछा गया कि अब सार्क को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, सार्क को क्या हम वापस पुनर्जीवित करेंगे। अब पुनर्जीवित करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 2016 में जब उरी हमला हुआ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब उरी पर अटैक किया था, उसके बाद से इंडिया ने सार्क के जो समिट हुआ करते थे उससे भी खुद को बॉयकॉट कर लिया। और इंडिया के बॉयकॉट करने के बाद नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बाकियों ने भी कहा कि सार्क में पार्टिसिपेट करना अभी पॉइंटलेस है। तो ये सब कंट्रीज भी पीछे हो गई। तब से सार्क ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। और क्वेश्चन अब यही है कि क्या सार्क को हम रिवाइव करेंगे, वापस इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। इसको लेकर जयशंकर साहब ने रिसेंटली ये कहा। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप सुनिए। SARC is in trouble basically because how do you have a regional organization
where one member does not hide the fact, in fact sometimes proclaims the fact, that they undertake, I'm using the most neutral words possible, violent actions against other members. You know, if we are to sit as a group, but you reserve the right to attack me at night, how long are we going to sit as a group? I mean, is it the view that we should proceed with SARC even if one member of SARC actually has training camps, trains terrorists, pushes them across, supports them in different ways? So it was heading for a crisis. तो आपने देखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री ने कि सार्क ग्रुप में ही अगर एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को फंड करता है, इंडिया को अटैक करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प करता है, लिटरली ऐसे आतंकवादियों को भेजता है इंडिया में जो हमें डैमेज करे, तो सार्क एज ए ग्रुप कब तक टिका रहेगा? पाकिस्तान ये लंबे समय से कर रहा था और सार्क हमेशा पाकिस्तान की इस पॉलिसी की वजह से प्रॉब्लम में था। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर ऐड करी है, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा है कि यू आर लुकिंग एट द स्टेट ऑफ द कंट्री एज वेल। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुद भी खतरे में है उनकी पॉलिसी की वजह से। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे साफ साफ एक बार पता लग जाती है कि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट चाहे बन गई हो, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में कोई आप कह लो इम्प्रूवमेंट अभी देखने को नहीं मिलेगी। ना इंडिया सार्क को वापस रिवाइव करना चाहता है, कोई अभी के लिए समिट नहीं होंगे। बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ना सार्क के इशू के अलावा भारत के विदेश मंत्री से एक सवाल यही पूछा गया कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू ने, ये जो 9 सेकंड की क्लिप है जो आप देखने वाले हैं यहाँ पे आप देख पाओगे, We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। अब ये जो लाइन है ना ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी क्योंकि यहाँ पर लिटरली मोहम्मद मुइज़ू इंडिया के कंटेक्स्ट में इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि चाहे मालदीव साइज़ में छोटा हो मगर उससे आपको अधिकार नहीं मिलता कि आप हमको बुली करो। ये जो कमेंट है ना इसके रिस्पांस में कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्लाई देना ही था और जयशंकर साहब ने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि बुली जो तुम यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, बुली देखो आप कह सकते हो चाइना है। चाइना जिस तरीके से फिलीपींस का जो एरिया है ये हड़पने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती आइलैंड्स बना रहा है, ताइवान के आसपास बम बरसाता है, ये सब काम इंडिया बिल्कुल नहीं करता। जयशंकर साहब ने साफ साफ बोला कि जो बुली होते हैं ना, जिन्हें मज़ा आता है कमज़ोर को मारने में, धमकाने में, जो उस टाइप के लोग या उस टाइप की जो कंट्रीज़ होती हैं वो किसी के ख़राब टाइम में $4.5 बिलियन की एड नहीं देते। क्योंकि इंडिया ने आप अगर देखो पिछले कुछ सालों में $4.5 बिलियन जो अपने आप में ह्यूज अमाउंट है, इतने की तो सिर्फ एड दी है। उसके अलावा जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि जब इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ को वैक्सीन की आवश्यकता थी कोविड पैंडेमिक के टाइम में, तब भी इंडिया ने हेल्प करी है। बुली कंट्रीज़ ये सब नहीं करते। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। इस क्लिप की भी काफ़ी प्रशंसा हो रही है और अमिताभ बच्चन ने भी इस क्लिप को देख के ही कहा था कि वाह सर, वेल सेड। Because I fold into it the other question as well, you know, how is India perceived by neighbors? You know, the big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as the big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. जयशंकर साहब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है। इन्होंने ना सिर्फ वैक्सीन, उसके अलावा इंडिया की जो एड है सिर्फ उसकी बात ही नहीं करी। इन्होंने ये भी कहा अगर मान लो किसी कंट्री में फर्टिलाइज़र की भी अगर कमी है, फर्टिलाइज़र देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। फर्टिलाइज़र नहीं होगा, खाना नहीं उगेगा, देश में खाने की कमी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंडिया ने ना अपने आसपास के कंट्रीज़ के लिए जब ज़रूरत आन पड़ी थी तब फर्टिलाइज़र भी ऑफ़र किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया को बताना, क्योंकि मैं अब ये देख रहा हूँ एक टाइम पर ना हम लोग सिर्फ अच्छा काम करते थे, दुनिया को बताते नहीं थे कि हम अच्छे हैं। बट आज के समय देखिए नीड ये है कि आप अच्छे काम भी करिए, साथ में दुनिया को बताइए भी कि आप अच्छे हैं। नहीं तो जो आपके एनिमी कंट्रीज़ हैं वो आपकी ऐसी इमेज बना सकते हैं कि देखिए आप कुछ करते नहीं हैं, आपने नेबर्स के लिए कुछ किया नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया को बताना
कि हम लोगों ने, इंडियंस ने अपने नेबरहुड के लिए क्या किया है और कितना धैर्य रखा है, इवन दो हमसे कई गुना छोटे कंट्रीज ने इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी बातें बोली है, और इसे कहते हैं एक मैच्योर नेबर बनना। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और मालदीव से रिलेटेड भी एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है आने वाले 1 से 2 महीने में। ये मैं प्रॉपरली ट्रैक करूंगा, जैसे ये बड़ी न्यूज़ आती है उस पर मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मेरा गॉड्स वॉच ओवर यू। जी जनाब, ये हैं एस जे शंकर जी। एस जे शंकर के हवाले से मैंने काफ़ी बताया वो भी आपको कि ये वो पॉलिटिशियन है, ये वो सियासतदान है जो सियासतदान नहीं थे, एक डिप्लोमेट थे, एक जॉब करते थे दूसरे एम्बेसियों में। इंडिया की एम्बेसियाँ जापान में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वहाँ पर इनका 40 साल का एक्सपीरियंस था। तो जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो ये वाला जो वो थी वजारत, वो किसी सियासतदान को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस शख्स को दी जिसका एक्सपीरियंस है दुनिया के मुल्कों से बात करना, फॉरेन पॉलिसी को समझना। और इनके बारे में कहते हैं, ये इंडियन वाले कहते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, ये अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। इमरान खान ने भी इनका जो रेफरेंस दिया था, तो इनकी ये बात बड़ी फेमस है कि ये किसी से डरते नहीं हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं। अच्छा, सार्क के बारे में आपको पता था कुछ? सार्क एक तंजीम नहीं, है। मैंने कभी सुना। क्योंकि आपको शायद याद है कि मुशर्रफ ने वाजपेयी के साथ जाके हाथ मिलाया था, वो बड़ा वायरल हुआ था क्लिप, तो वो भी सार्क कॉन्फ्रेंस ही थी। अच्छा, सार्क कॉन्फ्रेंस मैं कहता हूँ जितने भी आसपास के कंट्री हैं 7-8, उनकी परेशानियाँ हल करने का एक अच्छा ज़रिया था। कोई कंट्री में क्या मसला आ रहा है, दूसरा कंट्री उसकी मदद कर सकता था। एक कोई अमीर कंट्री है, कोई गरीब कंट्री है, किसी कंट्री में कोई बीमारी आ गई तो वो सातों कंट्री मिलके उसकी मदद करेंगे। किसी कंट्री में फसल नहीं उगी, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई किसी कंट्री पे, तो दूसरे आसपास वाले कंट्री, इस तरह से समझ लो कि 7-8 पड़ोसी हैं और पड़ोसी साथ में हफ्ते में महीने में मिलजुल के बैठा करें। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हल नहीं, लेकिन ये हो नहीं रही। अब इसकी ये मतलब लटकी हुई है, सार्क कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही। तो इस पे बात हो रही थी कि होनी चाहिए, नहीं होनी। अच्छा, सार्क है ना, होनी चाहिए ताकि जैसे कि यहाँ पर होता है पाकिस्तान में कुछ हो तो दूसरे मुल्क के लोग करें परेशानी हाँ, हो, जैसे सैलाब आ गया था, कितना आया था, और बाकी दूसरे मुल्क में हो और दूसरे मुल्क पे ना हो तो वो एक दूसरे का करना चाहिए, काम आता है बहुत, और बहुत ज़बरदस्त है ये काम, करेंगे ये रोक के नहीं रखें। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, अगर हो रही है तो गलत बात है। बिल्कुल। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, जब भी इंडियंस जो भी वीडियो बनाते हैं अक्सर कहते हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, तो मैं तो अक्सर जवाब देता हूँ पाकिस्तान कहते हैं वहाँ से हो रही है, ये तो हम सुनते हैं, ये तो शुरू से बचपन से जब भी कुछ पाकिस्तान में होता है कहते हैं वहाँ से हो रही है। इंडिया वाले पाकिस्तान में करे, पाकिस्तान वाले वो हम इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, तो पाकिस्तान में तो खुद दहशतगर्दी हुई है। अभी आप खुद बताएं, पाकिस्तान में जो हुई तैयारे में जो जहाज भी जो आया था इंडिया के, वो जो था आर्मी का बंदा था, तो वो उन्होंने क्या था, वो पाकिस्तान बता रहा हूँ, वो ये था, उन्होंने ये कहा है कि जो आपके यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंप है ना, नहीं वो कह रहे ऊपर से मार रहा था, मुकाबले हो रहे थे। हाँ ना, पूरी बात समझ। तो वो कह रहे थे कि आपके यहाँ जो दहशतगर्दों के कैंप थे हम उसको उड़ाने आए थे, उनका ये कहना है। तो उसके लिए ऐसे तो नहीं आते, तो ऐसे नहीं है ना, कॉल करें उनको, ये खुद भी मार सके, बताया जाता है, उनको बता देते, ये खुद भी कर सकते थे। नहीं कहते, बताया हुआ है, कहते हैं अचानक से वो हमला करेंगे तो जाहिर बात है हम लोग दरअसल ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी खुद करवा, नहीं कहते हैं कि आप, अच्छा उनको कैसे पता चला कि पाकिस्तान में इस जगह बैठा हुआ है? नहीं सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट से सारा पता तो वो हमें बता देते ना, यहाँ पे ऐसे है, हम लोग दोनों मिलके करते हैं, खत्म करते हैं, इतने अच्छे हैं हम दोनों मिलके कर लेते हैं। असल में ये चीजें भी हर कंट्री के अंदर, अब वो अचानक से घुसेगा तो यही समझेंगे ना हमारे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अब पाकिस्तान लोग उसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं, ये चीजें तो चलती रहेंगी, तो ये चीजें लेकिन है कि मैंने हमने आपस में सबसे मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहनी चाहिए, सबको एक ना एक दिन मरना है। सार्क के बहुत सारे, सार्क की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, किसी ज़माने में सार्क अच्छा चलता था। एक चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कुछ दिन पहले वीडियोज़ में हमने देखा था कि सार्क की वजह से एक यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया में, जिसमें जितने भी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के गरीब बच्चे हैं, लड़कियां लड़के हैं, वो आके पढ़ सकते हैं। अच्छा, इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी है, और अभी जिक्र हो रहा था कि वो यूनिवर्सिटी हो सकता है इंडिया खुद ले ले। अब क्यों? क्योंकि सार्क के सारे ममालिक को फंडिंग भी करनी है ना, यानी कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई पैसा नहीं आ रहा कहाँ पे, उस यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा बहुत भी तो है इंडिया में यूनिवर्सिटी, वो जहाँ पे श्रीलंका के लड़के लड़कियाँ आते हैं। एक और बात बोलूँ, मुझे ना सब मुल्क से बहुत प्यार है, बस ये जो लड़ाई और जंग वगैरह होता है ना, इससे बहुत दुख होता है मुझे। आपको मैं बताऊँ, लोगों के दरमियान में कोई नफरत नहीं है, यानी इंडियंस के दिल में हमारे लिए बस सबसे आपस में मोहब्बत से रहे, और ये जंग वंग सबके औलाद होते हैं, सबके जो गलत है वो गलत है, सही है।
तो वो एक हैंडल से एक तरीके से उसको सही किया हम जाए। उम्मीद करते हैं कि सार्क जैसा एक कॉन्फ्रेंस चलती रहे हाँ। और इस वक्त तो पाकिस्तान को तो सख्त जरूरत है सार्क जैसी तंजीम की, इंडिया को हो या ना हो। खुद अपने लिए और भी जरूरत है। हाँ ना, पाकिस्तान को सख्त जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह